नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्री करियर पॉइंट में। मैं गोपाल बघेल आज आपको बायोलॉजी का एक चैप्टर पढ़ाने वाला हूं जिसका नाम है जैविक वर्गीकरण। तो आइए चलते हैं, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हम पढ़ने वाले हैं। तो इसमें हम जीवों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले कितने समस्त जो जीव हैं उनका अध्ययन इस चैप्टर में हम करेंगे और एक एक करके हम उनको देखेंगे। So why do we need to classify living things? There are over 1.4 million different species of discovered organism on Earth. पृथ्वी है उस पर 1.4 मिलियन डिफरेंट टाइप की जो है स्पीसीज जंतुओं की अवेलेबल हैं। उनमें से हम कुछ खास हैं वो देखने वाले हैं। और वी क्लासीफाई देम द मेक स्टडीइंग देम इजियर। आसान भाषा में इसको समझने के लिए हमने वर्गीकरण किया है और वर्गीकरण को हम आगे देखने वाले हैं। तो आइए चलते हैं, आगे देखते हैं हम जीवों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो डिफरेंट वैज्ञानिकों ने अलग अलग वर्गीकरण दिए हैं और अलग अलग वर्गीकरण में जीवों को अलग अलग कैटेगरी में या अलग अलग संघ में या जगत में रखा है। तो संपूर्ण बायोलॉजी या जीव विज्ञान को दो ब्रांचों में, शाखाओं में बांटा गया है। एक है पादप और एक है जंतु। पादपों का अध्ययन जिस ब्रांच में करते हैं उसको हम बॉटनी बोलते हैं और जंतुओं का अध्ययन जिस ब्रांच में करते हैं उसको हम जूलॉजी बोलते हैं। तो जीवों के वर्गीकरण में सबसे पहले वैज्ञानिक जो आए उनका नाम था कैरोलस लीनियस। क्या नाम था? कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस ने संपूर्ण जीवों को या जीव विज्ञान को दो भागों में बांटा, या यूं कहें कि दो जगत में क्लासिफाइड किया। और वो दो जगत थे, एक था पादप जगत और एक था जंतु जगत। दो जगत वर्गीकरण 1707 से 1778 में स्वीडिश बायोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था कैरोलस लीनियस, उनके द्वारा दिया गया था। और ये लीनियस ने समस्त जीवों को दो भागों में या दो जगत में डिवाइड कर दिया। एक का नाम था पादप जगत या प्लांट किंगडम और एक था जंतु जगत या एनिमल किंगडम। तो क्वेश्चन पूछेगा दो जगत वर्गीकरण किस वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया? तो दो जगत वर्गीकरण सबसे पहले कैरोलस लीनियस के द्वारा दिया गया था। उन्होंने समस्त जीवों को दो भागों में बांटा था, एक था पादप जगत और एक था जंतु जगत। ठीक है, तो आगे चलते हैं, इसमें आगे देखते हैं हम। अगले वैज्ञानिक आए, तीन जगत वर्गीकरण जो दिया वो हीकल ने दिया था। और इसके बाद जो नए वैज्ञानिक थे, चार जगत वर्गीकरण आया। और इसके बाद सबसे जो सही और ठीक वर्गीकरण था उसको हम पांच जगत वर्गीकरण बोलते हैं। ये पांच जगत वर्गीकरण दिया गया था वैज्ञानिक विटेकर के द्वारा और ये 1969 में दिया गया था। R.H. विटेकर के द्वारा दिया गया था। इन्होंने समस्त जीवों को पांच जगत में बांट दिया था विटेकर ने। तो आगे चलते हैं। तो ये पांच जगत जो विटेकर ने बांटे थे वो हैं पांच जगत में। पहला था मोनेरा। पहला कौन सा था? मोनेरा। दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा फंजाई और चौथा प्लांटी और पांचवा एनिमेलिया। ये पांच जगत विटेकर ने बताए थे। इसके बाद समस्त वनस्पति जगत का वर्गीकरण है। जितने भी पौधे थे उनको हमने वर्गीकृत किया है और उनको दो भागों में बांटा है या दो भागों में रखा गया है पौधों को। एक है क्रिप्टोगैम्स और एक है फेनेरोगैम्स। क्रिप्टोगैम्स को हिंदी में हम अपुष्पीय पादप बोलते हैं और फेनेरोगैम्स को हम पुष्पीय पादप बोलते हैं। क्रिप्टोगैम्स में वो पौधे आते हैं जिनमें फूल नहीं पाए जाते या पुष्प नहीं पाए जाते हैं, और फेनेरोगैम्स में वो पौधे आते हैं जिनमें पुष्प पाए जाते हैं। तो इसको दोबारा से पुनः हमने अपुष्पीय पादपों को तीन भागों में बांटा है। तो तीन भाग कौन कौन से हैं? तो देखिए, पहला है थैलोफाइटा,
दूसरा है ब्रायोफाइटा और तीसरा है टेरिडोफाइटा। उसी प्रकार फेनेरोगैम्स को हमने दो भागों में बांटा है पुनः। पहला है जिम्नोस्पर्म और दूसरा है एंजियोस्पर्म। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अपुष्पीय पादपों का जो पहला भाग है जिसको हम थैलोफाइटा बोल रहे हैं या शैवाल बोल रहे हैं, थैलोफाइटा जो भाग है उसमें शैवालों को रखा गया है। इसमें कुछ, या एल्गी भी बोलते हैं हम, इसमें कुछ लक्षण पाए जाते हैं। तो शैवालों की इसमें तीन श्रेणियों में बांटा जाता है। लाल शैवाल होता है, एक भूरा शैवाल होता है और एक हरा शैवाल होता है। शैवाल की जो मुख्य विशेषताएं हैं तो उसमें पौधे के शरीर को थैलस के रूप में वर्णित किया जाता है या किया गया है। जो शैवाल के पौधे का जो शरीर है उसको हम थैलस के रूप में बोला जाता है या वर्णित किया गया है, थैलस बोलते हैं। इनका जो शरीर होता है थैलेफाइटा का, वो जड़, तना और पत्ती में विभक्त नहीं होता है। मतलब ये अल्प विकसित पादपों की कैटेगरी में आते हैं। आगे शैवाल की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। इसकी बनी होती है सेल्यूलोज की। शैवाल के जनन अंग एक कोशिकीय होते हैं। जनन अंग एक कोशिकीय होते हैं, एक ही कोशिका से बने होते हैं। सभी थैलोफाइट्स स्वपोषी होते हैं। स्वपोषी मतलब अपना भोजन ये स्वयं बनाते हैं। और आगे है, शैवाल अपने भोजन को स्टार्च के रूप में स्टोर करके या संचित करके रखते हैं। तो शैवालों का संचित फूड भी क्या है? स्टार्च है। और पादपों का संचित भोजन भी स्टार्च है। ठीक है, आगे है, थैलोफाइट्स में संवहनी प्रणाली जो है नहीं पाई जाती है। संवहनी प्रणाली से मतलब है कि संवहन जो पोषक तत्व होते हैं उनका जो आवागमन होता है उसके लिए एक सिस्टम जो है जाइलम फ्लोएम जैसे पौधों में पाया जाता है वो इसमें नहीं पाया जाता है। प्रजनन वानस्पतिक वेजिटेटिव पाया जाता है। अलैंगिक एसेक्सुअल होता है और लैंगिक दोनों ही प्रकार का इसमें देखने को मिलता है। इसके उदाहरण क्या है थैलोफाइटा के? तो थैलोफाइटा का उदाहरण है स्पाइरोगायरा, कवक है, अल्वा, चारा और क्लेमाइडोमोनास। ये सारे थैलोफाइटा के उदाहरण हैं। तो आगे चलते हैं। अगला देखते हैं। थैलोफाइटा के बाद हमारा है, ये कुछ ऐसे दिखते हैं, ग्रीन ग्रीन। आप पुराने ओल्ड एज जो मकान होते हैं उनमें बहुत ग्रीन ग्रीन दूब घास की तरह आपको दिखाई देते हैं, तो उसको हम बोलते हैं शैवाल। अगला है हमारा ब्रायोफाइटा। दूसरा ब्रायोफाइटा है। ब्रायोफाइटा को मॉसेस भी बोलते हैं। मॉस वगैरह जो जलीय मॉस वगैरह पौधे होते हैं वो इसमें रखे जाते हैं। ये पौधे जमीन पर पाए जाते हैं, पानी दोनों में पाए जाते हैं। जमीन और पानी दोनों में पाए जाते हैं। ये पौधे भी कैसे होते हैं? स्वपोषी होते हैं। और क्योंकि स्वपोषी इसलिए भी होते हैं क्योंकि इनके कोशिका के अंदर क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक पाया जाता है, जो कि इसकी मदद से वो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा। रीजन यही है, क्लोरोप्लास्ट इसमें पाया जाता है। इनका शरीर जड़, तना, पत्ती में विभक्त नहीं होता। मतलब इनका शरीर भी जो है डिवाइड नहीं होता है जड़, तना, पत्ती में। मतलब क्योंकि अल्प विकसित ये पौधे हैं इसलिए इनका जो शरीर है वो तीन भागों जड़, तना, पत्ती में विभक्त नहीं होता है। यह दीवारों पर चटाई बनाते पाए जाते हैं। तो दीवारों पर चटाई की तरह आपको देखने को मिलेंगे। इन्हें पादप जगत का उभयचर या एम्फीबियंस कहा जाता है। पादप जगत का उभयचर या इनमें संवहनी प्रणाली इनमें भी नहीं पाई जाती है। इसके उदाहरण है लीवर बार्ड्स, हॉर्न बार्ड्स, मॉसेस वगैरह, ये इसके उदाहरण हैं। ठीक है,
उभयचर, सॉरी यहाँ पे उभयचर का मतलब है जल और थल दोनों में, जमीन पर और पानी दोनों में पाए जाते हैं। रॉन्ग हो गया थोड़ा सा, इसको ठीक कर लेना। यहाँ पे एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? मार्केंटिया, मार्केंटिया, फ्यूनेरिया और पेलिया एंड रिक्सिया, ये सब हमारे ब्रायोफाइटा के उदाहरण हैं। ठीक है, आर्थिक महत्व देख लेते हैं। कह रहा है इन पौधों में पानी को एब्जॉर्ब करने की अच्छी क्षमता या कैपेसिटी पाई जाती है, इसलिए इनका प्रयोग जनरली बाढ़ को रोकने के लिए किया जाता है। तो ध्यान रखना, बाढ़ को रोकने के लिए ब्रायोफाइटा के जो पौधे हैं, ब्रायोफाइटा के जो जंतु हैं, उनका यूज किया जाता है, उपाय के तौर पर किया जा सकता है। साथ ही इसे मिट्टी के कटाव मतलब सॉइल का जो इरोजन है उसको भी कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। मांस पौधे का इस्तेमाल पीट ऊर्जा नाम के ईंधन और एंटीसेप्टिक के तौर पर भी किया जाता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं, आगे देखते हैं हम ब्रायोफाइटा के बाद। नेक्स्ट है हमारा ये, कुछ ऐसे दिखते हैं। नेक्स्ट है हमारा टेरिडोफाइटा। ये सब अपुष्पीय पौधे या अपुष्पधारी पौधे चल रहे हैं हमारे, उसमें तीसरा भाग है टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा, इनका शरीर जड़ तना पत्ती में विभक्त होता है, ये थोड़े ज्यादा विकसित है। अभी इससे पहले हमने जो ब्रायोफाइटा और थैलोफाइटा पढ़ा है, उनका जो शरीर था वो जड़ तना पत्ती में विभक्त नहीं था, और इसका जो है टेरिडोफाइटा का जो शरीर है वो जड़ तना पत्ती में विभक्त होता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। आगे है इन पौधों में बीज और फूल नहीं पाए जाते हैं, बीज और फूल इनमें देखने को नहीं मिलेंगे। जैसे उदाहरण है क्लब मॉस, हॉर्सटेल्स, फर्न वगैरह आदि इसमें आते हैं। इनमें संवहन प्रणाली भी देखने को मिलती है। इससे पहले हमने देखा था जो पहले वाले जो दो थे ब्रायो और थैलो, उसमें ये संवहन प्रणाली देखने को नहीं मिल रही थी, तो इसमें देखने को मिलती है। ये पौधे स्पोरोफाइट होते हैं क्योंकि इन पौधों के स्पोर्स स्पोरेंजिया में उत्पादित होते हैं या बनते हैं। जिन पत्तों में स्पोरेंजिया बनते हैं उन्हें हम स्पोरोफिल कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पोरोफिल कहते हैं। गैमेटोफाइट पर नर और मादा जनन अंग मौजूद होते हैं। तो गैमेटोफाइट होते हैं, उस पर नर और मादा जनन अंग दोनों ही मौजूद होते हैं। महत्व देख लेते हैं, इंपोर्टेंस क्या है। ये पौधे घरेलू पशुओं के चारे के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं, तो चारे के रूप में इनका यूज किया जाता है। उदाहरण क्या है? मार्सेलिया, टेरिस और ल्यूकोपोडियम, ये सारे इसके उदाहरण हैं टेरिडोफाइटा। तो ये हमारा इस प्रकार पुष्पधारी पौधे अपुष्पधारी पौधों का जो भाग थे तीनों वो कंप्लीट हो गए। अब हम देखते हैं पुष्पधारी पौधे। कुछ ऐसे देखते हैं टेरिडोफाइट। अब हमारे पुष्पधारी पौधे में पहला है जिम्नोस्पर्म। इसको हम हिंदी में अनावृत बीजी भी बोलते हैं। ऐसे बीज या ऐसे पौधे जिनके बीज के बाहर आवरण जो है देखने को नहीं मिलता है, उनको हम जिम्नोस्पर्म बोलते हैं। या वे पौधे जिनके बीज पूरी तरीके से अनावृत, मतलब कि आवरण नहीं होता है बीज के बाहर, और अंडाशय या ओवरी का पूरी तरीके से अभाव होता है या अंडाशय या ओवरी नहीं पाई जाती है, वो जिम्नोस्पर्म कहलाते हैं। जिम्नोस्पर्म कहते हैं। ये पौधे 12 मासी होते हैं और जीरोफाइटिक होते हैं। जीरोफाइटिक मतलब कि ये पानी की कमी में भी उग जाते हैं। ठीक है, उसको हम जीरोफाइट बोलते हैं। इनमें स्पष्ट रूप से वार्षिक वलय रिंग देखने को मिलती है। इनमें वायु परागण होता है और एक से अधिक भ्रूण इसमें देखने को मिलते हैं, जिसको हम एक से ज्यादा जब भ्रूण मिलते हैं तो उसको हम पॉली एम्ब्रियोनी बोलते हैं। ठीक है,
एक भ्रूण में एक या एक से ज्यादा बीज पत्र ये भी देखने को मिलते हैं, कोटिलीडन देखने को मिलते हैं। रेडिकल और प्लूम्यूल जो है के साथ होता है, तो रेडिकल और प्लूम्यूल भी इसमें साथ साथ देखने को मिलते हैं। तो रेडिकल से जड़ का निर्माण होता है और प्लूम्यूल से तने का निर्माण होता है। आगे चलते आर्थिक महत्व देख लेते हैं। इनका यूज खाना, लकड़ी और दवा के रूप में किया जाता है, इस्तेमाल किए जाते हैं, और सजावट वगैरह में भी इनका यूज होता है, और घरेलू उपयोग के लिए भी यह महत्वपूर्ण है। वाष्पशील तेल बनाया जाता है, चमड़ा तैयार किया जाता है इससे, और रेजिन बनाने में भी इनका यूज किया जाता है। उदाहरण बहुत इंपॉर्टेंट है, साइकस है, पाइन्स है, सेड्रस है आदि है, और भी बड़े बहुत है। अब आगे हम इसमें देख लेते हैं एंजियोस्पर्म, सेकंड कैटेगरी है इसका, सेकंड भाग एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म मतलब होता है आवृत बीज, ऐसे पौधे जिनमें बीज के बाहर आवरण देखने को मिलता है, ये जिम्नोस्पर्म है। अब देखिए एंजियोस्पर्म में सबसे ज्यादा विकसित बोल सकते हैं हम, पादप में सबसे विकसित पादप बोल सकते हैं एंजियोस्पर्म, या इसको हम हिंदी में आवृत बीजी भी बोलते हैं। ये पादपों का सबसे महत्वपूर्ण उपसमूह है जिनके बीज परतदार होते हैं, परत पाई जाती है, और किसी अंग या अंडाशय में विकसित होते हैं, मतलब इसमें अंडाशय भी विकसित होता है। इस पौधों का प्रजनन अंग जो होता है वो पुष्प या फूल होता है, और इनमें दोहरा निषेचन या डुअल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है। आगे क्या है, आगे है ये स्पोरोफिटिक होते हैं, सहजीवी होते हैं, सिम्बायोटिक होते हैं, परजीवी होते हैं, पैरासाइट होते हैं, कुछ स्वपोषी भी होते हैं, और आमतौर पर स्थलचर होते हैं, स्थल पर देखने को मिलते हैं, लेकिन कुछ एब्सेक्शन में जल में भी कुछ देखने को मिलते हैं, जिसको हम जलचर भी बोलते हैं। संवहनी ऊतक बहुत अच्छी तरह विकसित होते हैं इसमें, तो संवहन जो सिस्टम है, जाइलम वगैरह और फ्लोएम वगैरह, वो अच्छे से स्पष्ट देखने को मिलता है। हमारे प्रमुख खाद्य पदार्थ फाइबर, मसाले और पेय फसलें, फूल वाले पौधे होते हैं जनरली, इसको हम एंजियोस्पर्म कहते हैं। इनका उपयोग चिकित्सीय पौधे या मेडिसिनल प्लांट के रूप में, प्रतिवादी स्वाद प्रजातियां, लेटेक्स उत्पाद जैसे रबर वगैरह आदि के रूप में भी होता है। इन पौधों के तेल का इस्तेमाल इत्र बनाने में किया जाता है, साबुन बनाने में, और सौंदर्य प्रसाधन में इनका उपयोग किया जाता है। उदाहरण है रोज है, मैंगो है, बीट है, इसी एक्सेट्रा जितने भी हैं वो सब एंजियोस्पर्म कहलाते हैं, जिनके बीज के बाहर बीज का आवरण देखने को मिलता है, और सबसे ज्यादा विकसित भी होते हैं, और सबसे ज्यादा यूजेबल भी होते हैं। इनका उपयोग किया जाता है विभिन्न प्रकार के कार्यों में। एंजियोस्पर्म में अब दो कैटेगरी हैं, एक है मोनोकोट और एक डाइकोट, ठीक है। आगे है जंतु जगत का वर्गीकरण, तो ये हम अगले लेक्चर में देखेंगे। आधा घंटा देख लेंगे।